Everyone, please mute yourself. Okay, so as you know कि हम लोग प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, जो उसका एक पार्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। सो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। एंड दो टॉपिक आपके इलेक्ट्रिसिटी से भी छूट गए थे, तो पहले उसको ही कंप्लीट करते हैं, राइट। एंड उससे पहले आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ जो मैंने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिसिटी में। जो भी हमारे एक सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। एंड उसमें केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलाइसिस बच रहे थे। देन आफ्टर आपके यहाँ से देखोगे तो स्टार्ट होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें मोटर जनरेटर के बारे में बहुत ही डीपली हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसको भी देखेंगे, राइट। एंड ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही काफी मैंने अच्छे से डिटेल से बताया था आपको। जस्ट ओवरव्यू यहाँ पर हर कंटेंट देख सकते हो आप। मैंने इसको आपको ग्रुप में भी सेंड कर दिया, इस वाली पीडीएफ को, जो नोट्स है आपके। तो इसमें सबसे पहले मैंने चार्ज के बारे में बताया था, इसकी प्रॉपर्टी, इसको सी से डिनोट करते हैं। एंड टू टाइप्स के होते हैं, आइजेनो पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। एंड कुछ यहाँ पर इसके मेथड है, चार्ज को किस तरह से हम लोग ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर, राइट। चार्ज का क्या एक डेली लाइफ एग्जांपल हो सकता है हमारे लाइफ में, उसका भी देखते हैं। प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है कि वो आप जो चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज होते हैं हमारा ईच अदर जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। एंड जो अनलाइक होते हैं चार्जेस, वो एक दूसरे को लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, और अनलाइक जो होते हैं रिपेल करते हैं। इस तो आपको एक बेसिक है जो जानते होगा। मैंने एक नोट कराया था आपको ये वाली वैल्यू, राइट, कि जो आपके चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं 1.67 into 10 to the power minus 19 coulomb. So that is very important actually, right. So ये वाला एवरीवन प्लीज कंफर्म कि स्क्रीन विजुअल है एंड वॉइस क्लियर है कि नहीं, प्लीज बता देना एक बार। यस सर, क्लियर है, सब क्लियर। यस सर, दिख रही है। ओके ओके। सो मेथड ऑफ चार्जिंग जो आपके ये सिलेबस का पार्ट है नहीं, एक्चुअली आप पढ़ोगे क्लास 11th में जब जाओगे वहां पर पढ़ना होता है चार्जिंग किस तरह से करते हैं, कंडक्शन इन जो आपके मेथड है, इंडक्शन मेथड है। तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, वी विल स्टडी, राइट, जो भी आते हैं हमारे उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ओनली इजली चेंज टू मेनी अदर फॉर्म्स। तो इलेक्ट्रिसिटी के काफी अच्छा एग्जांपल्स भी हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट, करंट का ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था, दैट यू हैव टू बी रिमेम्बर। देखो मैंने बताया था कि आपको Q इज इक्वल टू एन ई होता है, तो वहां पर आप जब I लिखते हो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, तो इसके जगह आप ये भी यूज कर सकते हो फॉर्मूला, यानी कि एन ई अपॉन टी, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड ई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के जो भी हम बताए हैं आपको कितना चार्ज होता है उसको, वो आपको याद रखना है। सिंपल सी है, जहां पर हम इसको मेजर करते हैं एमीटर, ये सारी चीजें मैंने बता दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फील्ड से आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक का जो फील्ड होता है उसके बारे में, the three-dimensional space around a charge in which the force of attraction और repulsion can be felt, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। जिस फील्ड के अंदर हम लोग क्या उसमें अट्रैक्शन हो और रिपल्सन हो, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है जो डिनोट करते हैं ई से, और इसका एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन पर कूलम्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आ भी सकता है। सो और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप दो चीज नोट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, डिनोटेड बाय ई एंड एन अपॉन सी। इसका ऐसा यूनिट होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है ये, राइट। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव स्टडी ऑलरेडी। यहाँ पर मैंने बताया था वी डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू होता है, डब्ल्यू का फॉर्मूला यहाँ से मैंने बताया था, ठीक है। इसको हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में पढ़े थे। वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं पैरेलल, नॉट इन सीरीज, सीरीज में लगाते हैं एमीटर को, एंड इसको वोल्ट में हम मेजर करते हैं, राइट। एंड वी हैव सीन लॉट्स ऑफ थिंग। तो यहाँ पर बस जैसे आपको मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है।
जहाँ पर ओम्स लॉ के बारे में पढ़े थे बहुत डिटेल से, जहाँ पर V इक्वल टू आई आर इक्वल आता है। एंड ये ग्राफ्स होते हैं, अगर ये सीधा जा रहा हो एक स्ट्रेट लाइन में, उसको बोलते हैं ओमिक ग्राफ है। नॉन ओमिक जो होता है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन सच में दिक्कत हो रही है क्या? आज दिक्कत हो रही है क्या आप लोग? सर नहीं दिख सर, रही है विजिबल है, आपकी नेटवर्क इश्यू होगा। विजिबल है तो दिख हाँ रहा सर, है। आप एक काम करो ना, एक बार क्लास को लीव कर जाओ और फिर से ज्वाइन कर जाओ उसी लिंक के थ्रू, मे भी सही हो जाए। कभी भी होता है ऐसा, क्योंकि मैं अपने एंड से किया हूँ कोशिश की आपको नेटवर्क की दिक्कत ना हो, थोड़ा मैं दूर रख करके पढ़ा रहा हूँ, दिक्कत काफी मेरी तरफ से भी हो रही थी, ठीक है। बट मैंने ट्राई किया आपको दिक्कत ना हो। तो मैंने बताया था ओमिक और नॉन ओमिक के बारे में, यहाँ पर आप जानते हो हर चीज। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, इक्वल टू वी आई होता है, इसका जो डिनोट करते हैं हम लोग ओम में। एंड वहां पर बात करें अगर रेजिस्टिविटी की, तो ओम मीटर होता है। एंड मैंने सारी चीज बताया था किस किस पर ये डिपेंड करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, तो उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। रेजिस्टिविटी का ये होता है सिंबल आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ। जहां पर भी स्पेसिफिक की बात करते हैं, वहां पर हम बात करते हैं एक की, एक यूनिट की, ठीक है। जहां पर भी आप देखो स्पेसिफिक जहां भी लगता है, वहां पर कहीं ना कहीं एक चीज की हम लोग कंपेयर करते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। एंड यहाँ पर आप इसको रो से करते हैं, इसका ही ओम मीटर होता है। रजिस्टिविटी टेबल जो है आपको मैंने बताया भी था इसमें कि रजिस्टिविटी टेबल्स जो है क्या, कितनी रजिस्टिविटी है किसकी, वो आप यहाँ से देख सकते हो। जिसकी जितनी ज्यादा रजिस्टिविटी, मतलब वो उतना रजिस्ट कर सकता है, उतना वो करंट को रोक सकता है। सिल्वर के देखो तो काफी कम होती है, माइनस में होती है, ठीक है। माइनस में मतलब बहुत ही कम है ये। 10⁻8 है ना, 8 है, 8 ही है, हाँ। बट वहां पे देखोगे क्वार्ट्ज देख लो, आप सल्फर देख लो, रबर देख लो, इज वेरी इंसुलेटर, तो वहां पे देखो 10⁻13, मतलब 10⁻13 इसका रजिस्टिविटी है। मतलब 10 पर आप 13 जीरो डालोगे तब जाकर के ना रजिस्टिविटी होगा, तो समझ सकते हो काफी होता है। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉट अ वेरी इम्पोर्टेंट एज पर योर सिलेबस, क्योंकि ये 12th में पढ़ना होता है। और रेजिस्टेंस इस तरह से होते हैं, आप देख सकते हो आपने डेली लाइफ में कहीं कहीं देखे होंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो होते हैं, अगर ठीक है, तो वहां पर ये सारे देखने को मिलते हैं, अगर आपने किया होगा तो उसका आप कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देखते हो। इसका आगे जाओगे 12th में, मतलब इसको सर कीपैड वाले मोबाइल में भी रहता है और स्क्रीन टच वाले में। हाँ हाँ, अंदर आप देखोगे खोल कर ना, क्यों यस जितने सर। भी जैसे आपके टीवी हो गए, फिर एलईडी वगैरह में भी कहीं नहीं देखने को मिलता है, तो ये और सारे ये रेजिस्टेंस होता है सर। रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स को अलग अलग हम लोग क्लासिफाई भी करते हैं, और इसके कलर जो होते हैं ना, देखो कलर जितनी भी है, एक कलर ऐसे नहीं बस मतलब डिजाइन के लिए दिया गया है, इसकी एक प्रॉपर कैपेसिटी डिजाइन होता है इस पर, ठीक है। कितनी कैपेसिटी का, कितना रेजिस्टेंस का है ये, वो आपको इसके थ्रू निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट की बात करें, सर्किट मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट को मतलब कहीं भी करंट फ्लो कराना है तो बहुत ही दो इंपॉर्टेंट है, उसमें से पहला था आपको कि सर्किट जो है क्लोज होनी चाहिए, और ठीक है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। दो इंपॉर्टेंट हमारा कंडीशन होता है, मैंने बताया था ये सारे आपके सिंबल्स हैं। एंड मेजरिंग डिवाइस के बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ रेहान, हो गया है, बस मैं थोड़ा सा क्योंकि रिवीजन दे रहा हूँ एमीटर के बारे में। इस तरह से आप एक बार पढ़ लेना, मैंने इसका पीडीएफ दे दिया है आपको, ठीक है। बस क्योंकि मैंने आपको रिवीजन करा रहा था। सीरीज पैरेलल की बात करें तो इसका भी आपको यहाँ पर देख सकते हो, किसमें ज्यादा करंट जाएगा, किसमें लेस करंट जाएगा, एंड क्या फार्मूला होता है, ऑल ऑफ थिंग्स आप इसमें से देख सकते हो, जो मैंने आपको पढ़ा भी दिया है और नोट्स प्रोवाइड भी करा दिया है। अब देखो मैंने इसमें आपको बताया था क्या, देखो यहाँ पर ये सिलेबस है आपके, तो ये सारे चीज हो चुके हैं, लॉजो में सीरीज पैरेलल भी हो सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट। अब देखो जो करंट पढ़ते हैं ना, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें हमारे इसके इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट आपने देखा क्या, हीटिंग देख लिया, फिर आप क्या देखोगे, एक केमिकल देखोगे, ठीक है। अब एक होता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो ये जो दो हैं ये काफी आपको कम पढ़ने हैं, मतलब काफी लिमिटेड इसका सिलेबस है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप देखो, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट,
तो इसमें काफी हम लोग डिटेल पढ़ते हैं और काफी अच्छे से इसमें पढ़ना होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी काफी यहाँ से ही आते हैं। बट मैंने हीटिंग बता दिया था, हीटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, आपने ये पढ़ा होगा। और इसको अगर आप याद करते हो तो ये फॉर्मूला पर बन जाता है, अगर न्यूमेरिकल आते हैं तब। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से एक दो आ सकते हैं, अगर आएंगे तो न्यूमेरिकल आ सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड थिंग, केमिकल इफेक्ट के लिए, केमिकल इफेक्ट को मैंने आपको नहीं बताया था पिछली क्लास में, तो उसको अभी मैं जस्ट थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको क्या होता है ये। करंट करेंट कंडक्टर जो होते हैं आपके वायर है, उसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रहा है तो इसके थ्रू क्या होता है, इसके पास में मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। उसी तरीके से अगर किसी भी वायर में अगर प्रेजेंट है कि नहीं क्या एम्पियर करंट, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का भी आप नोट कर लेना। वीटरस्टोन ब्रिज भी, ये भी हम लोग एक तरह से गैल्वेनोमीटर के ही तरह होता है, लेकिन ये अलग चीज होती हैं। ठीक है, एंड इसमें कुछ और भी था, एक दो चीजें नहीं मैंने बता दिया, ये भी बता दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का पार्ट भी है ये, कुलॉम्स लॉ। तो इसमें भी मेंशन है आपके कॉन्सेप्ट बुक में, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। एंड ड्रिफ्ट स्पीड भी मैंने कहीं देखा है इसका, एवरेज स्पीड विच द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन कंडक्टर हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड, इट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारा स्पीड होता है कंडक्टर में, उसको हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड के नाम से जानते हैं। ये भी आप बस एक मतलब लिख लेना कि क्या होता है। और ये वाला से क्वेश्चन काफी आते हैं, अक्रॉस एरिया क्वेश्चन सेक्टर। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो काफी चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे एरिया पर, लेंथ पर, और मटेरियल पर, टेम्परेचर पर। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, अगर उसकी जो एरिया है उसको उतना बढ़ा दिया जाए, डबल कर दिया जाए या ट्रिपल कर दिया जाए, तो उसके ओवरऑल जो हमारे रेजिस्टेंस है उसमें क्या इफेक्ट आएगा, या उसके लेंथ को बढ़ा दिया जाए। तो वो वाला आप कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ देख लेना, लिखे हैं सारी चीजें। द डायमीटर ऑफ वायर ट्रिपल देन द रेजिस्टेंस विल बिकम 1/, पर स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे कितना भी है, आपने उसका क्या किया है, डायमीटर को ट्रिपल किया है तो उसका 1/ करके स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, डायमीटर अगर बढ़ाते हैं तो उसका स्क्वायर करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करना होगा याद, डायमीटर से रिलेटेड था। एंड अब आते हैं हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पर। तो कंडक्शन टेस्टर यूजिंग अ टॉर्च बल्ब, तो यहाँ पर इसके काफी अच्छा सा एक एग्जांपल है जो आप देख भी सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते नहीं, क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो आएंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, इससे भी नहीं, लिक्विड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका पार्ट है सिलेबस का। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए conducting solution, it causes the chemical effect, this is called chemical effect of electric current. And chemical effect of electric current may cause the formation of gas bubbles। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा इस तरीके से, जिसमें हम लोग यूज करते हैं दो इलेक्ट्रोड्स का, राइट, इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स हम लोग यूज करते हैं। एक हमारा एनोड होता है, एक हमारा कैथोड होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, डिपॉजिट ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड्स एंड चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो इसमें हम जिसका भी यूज करते हैं, ये लिक्विड हमारा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट, जो यहाँ पर लिखा भी है। और एक हमारा होता है एनोड, एक कैथोड। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं। ओके, पावर सप्लाई दी है इसमें से, तो हमारा इसमें क्या रिएक्शन होता है, और जो हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो हमारा पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो इफेक्ट होता है जो हमारा, वो कहलाता है केमिकल इफेक्ट, जिसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस उसका काफी अच्छा एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिस थ्रू वाटर, इट स्प्लिट इनटू टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि आप जानते हो वाटर इज नथिंग H2O। ठीक है, तो वही किया गया था, इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें से पास होगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये बन जाएगा H2 + O2। इसी को इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू द वाटर, ऑक्सीजन गैस बबल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अभी आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल पे होते हैं, एंड द बैटरी एंड द हाइड्रोजन गैस बबल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रोड है हमारा, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। एक होता है आपका, आपने देखो यहाँ पर लिखा भी है, एक कैथोड एक है एनोड।
कैथोड बोलेगा तो क्या होगा, और एक एनोड बोलेगा तो क्या होगा। इसी तरीके से एक होता है एनायन, केटायन। ये चार जो है काफी आपको कंफ्यूजन करता है, तो आपको बस याद रखना है क्या, एनोड मतलब प्लस और कैथोड मतलब नेगेटिव, और यहाँ पर इसका ही अपोजिट होता है ये एनायन मतलब नेगेटिव और केटायन मतलब पॉजिटिव। तो ये आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जाम में कि ये किसका नेगेटिव होता है किसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके हैं वेसल्स कनेक्टिंग वाटर का एक काफी अच्छा एग्जांपल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है हाइड्रोजन ये ओके वाटर से, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना चाहिए। अब ये आपके एक टर्म्स जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखो आप, इसमें दो चीजें पढ़नी है आपको इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो आपको इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोलाइसिस जो आपको किया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखोगे क्या होता है, यहाँ पर सेम जो आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे उसका ही एक एप्लीकेशन है। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कोई चीजें जो होती हैं उस पर मेटल कुछ और का बना होता है, लेकिन मान लो आप बना है एफी मतलब लोहा का बना है, उस पर कॉपर का आप देखते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। या कभी कभी कुछ चीजें जो होती हैं उसको हम लोग क्या रस्ट को रेजिस्ट करने के लिए, मतलब रस्ट ना लगे उसमें रस्टिंग ना हो, उसके लिए भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कर लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल on another material by the mean of electricity is called electroplating। काफी सिंपल सा एग्जांपल है, मतलब इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि हम किसी और मेटल का एक डिजायर मेटल जो है, जो हम ऐसा मेटल का यूज करें जिससे हम कुछ फायदा हो उसको, या तो उसकी अपीयरेंस जो है उसमें उसकी अप्रूवमेंट हो, उसका देखने में अच्छा लगे, या फिर उसका जो हमारा रस्टिंग है उससे बच सके, तो हम लोग इस सब के लिए यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर on an the object in dipped in the acidified copper sulfate, ठीक है, जिसका हम लोग यूज करते हैं मटेरियल उसका ही सल्फेट लेते हैं कॉपर सल्फेट, एंड कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ए कॉपर स्ट्रिप इज डीप इन द सॉल्यूशन ऑफ connected to the positive terminal of the battery। when electric current is passes through the solution, copper from the copper strip is deposited on the object। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल है कॉपर स्ट्रिप का लिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी मतलब करंट का सोर्स बैटरी को लिया गया है, और यहाँ पर जैसे ही इसको बैटरी को की से ऑन किया जाता है तो क्या होता है, इसकी जो स्ट्रिप्स होती है वो हमारे रिएक्शन के थ्रू इस वाले जो मेटेलिक स्पून है उसको हम लोग को करना है, उसको कॉपर का मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, तो यहाँ पर इस पर आकर के इसकी जो स्ट्रिप्स है यहाँ पर आकर के इस पर ऐसे करके पूरी स्ट्रिप जमा हो जाती है और सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये अच्छा सा एग्जांपल है। इसका यूजेस भी देख सकते हैं हम लोग कहाँ, जैसे घर में यूज करते हैं, मैंने बताया आपको कि अपीयरेंस सही करने के लिए देख सकते हैं, या काफी ये चमकीला है शाइन कर रहा है, या आप बहुत सारे इलेक्ट्रोमोटिव का पार्ट देखते हैं, ठीक है, उसमें भी इस तरीके का होता है। या आप देख लो हमारे पास जो होता है सिंक होता है उसमें वाटर जो टैप लगे होते हैं उसका, या फिर जो भी नई चीजें लाते हैं उसमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज इन इंडस्ट्री फॉर द कोटिंग, कोटिंग के लिए यूज करते हैं मेटल ऑब्जेक्ट विथ अ थीन लेयर ऑफ डिजायर मेटल, ठीक है। जैसे क्रोमियम की बात करें, इट हैज शाइनी अपीयरेंस एंड इट डज नॉट कोरोड, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि एक तो अपीयरेंस के फिर हम पर्पज से करते हैं या कोरोड ना हो, तो जैसे क्रोमियम है काफी ही नॉन कोरोसिव मटेरियल है, ठीक है। क्रोमियम की बात कर लिए जहाँ पर पार्टिकल के पार्ट्स में यूज होता है। फिर हमारे ज्वेलरीज होते हैं मेकर इलेक्ट्रोप्लेट्स का यूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स, जो गोल्ड और इससे कम एक्सपेंसिव उस पर हम लोग भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं टू गिव द अपीयरेंस ऑफ गोल्ड और सिल्वर। टीन, टीन का भी एक अच्छा एग्जांपल, टीन कैन यूज टू स्टोरिंग द फूड आर इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द टीन ओवर द आयरन, ठीक है। तो आयरन का जो होता है हमारा टीन उस पर हम लोग यूज करते हैं टीन की कोटिंग आयरन पर। देन आफ्टर एक और भी आता है आयरन ऑब्जेक्ट पर हम लोग जिंक का कोटिंग करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोजन। So these are the examples and concept related to your chemical effect of electric current। Now we will move to next magnetic effect of current, right। इससे क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, खासकर आपके इसके एग्जांपल से आएंगे। एग्जांपल से ऐसे आते हैं कि एक चीज और इसमें पढ़ना है, रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखा होगा,
किसी को मालूम है ये रिएक्टिविटी सीरीज जो उसका एक होता है ना, हाइड्रोजन होता है, यस सर यस। तो उसके अकॉर्डिंग भी अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर जो भी रहेगा वो डिस्प्लेस कर देगा। के ऊपर सबसे होता है हमारा जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, क्या है, पोटेशियम। जी उसके बाद सर सोडियम। पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम। इस तरीके से आप कह सकते हैं। सोडियम के बाद कैल्शियम होता सोडियम है। का कैल्शियम होगा सर। यहाँ पर ना कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और भी होते हैं नीचे इस तरीके से। सबसे जो और नीचे आओगे तो वहां पर आपके आएंगे क्या, ए जी गोल्ड। और ए यू। प्लेटिनम पीटी। सबसे नीचे जो आता है वो आता है प्लेटिनम। वेरी गुड। जो सबसे लेस रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिव है ही नहीं ये, तो कहीं ना कहीं इसका, और जितना कम रिएक्टिव उतनी ज्यादा महंगा होता है। जैसे कि प्लेटिनम की बात करें सबसे ज्यादा महंगा है, फिर उसके बाद आप देखोगे गोल्ड है, फिर इस तरह से सिल्वर है, ठीक है। तो इसका भी रिएक्टिव सीरीज आप याद कर लेना। ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। तो वहां पर डबल रिएक्शन आप पढ़ो ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वहां पर भी इस सीरीज को काम आएगा। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट के लिए सबसे अच्छा इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या है ना, मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं, बहुत ही यूज किए होंगे हम लोग, बचपन में यूज करते हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो मैग्नेट ये नहीं पढ़ेंगे जो यूज करते हैं। हमारा मैग्नेट बनेगा एक साइंटिफिक मैग्नेट, जहां पर वो मैग्नेट होगा, वो परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है। अगर उसमें आप सप्लाई देते हो तो मैग्नेट बनता है, और सप्लाई हटाए तो मैग्नेट हट जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पर आपके सामने, मेटल मैग्नेट्स के बारे में, सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट अ स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, दैट्स कॉल्ड मैग्नेट, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि हमारा ये जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल होते हैं, हम लोग बार मैग्नेट इस तरह से देखते हैं। इसको कौन सा मैग्नेट कहते हैं, कोई बता सकता है? मैग्नेट के टाइप होता है ना, ये बार मैग्नेट हो गया, एन एस, नॉर्थ और हॉर्सन मैग्नेट, ठीक है। पॉइंट इन ए नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन विच इज सब्सिडेंट नॉन मैग्नेट, ठीक है, ये भी समझ जाते हैं आप लोग। अब नेचुरल मैग्नेट्स की बात करें, आर इरेगुलर इन शेप, नेचुरल जो होते हैं वो रेगुलर शेप में होते हैं, एंड काफी मोरेवर दे आर वीक मैग्नेट्स। इसका एक फॉर्मूला होता है, आयरन ओर्स इज अन, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe3O4, ठीक है। दिस इज नेचुरल मैग्नेट, डार्क ब्लैकिश कलर इज नोन एज ए ब्लैक स्टोन, और ये क्या लिखा हुआ है, लोड, लीडिंग स्टोन इज अ किसिंग स्टोन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में, जो इसके मैंने आपको बताया था, ये वाला हॉर्स शूज मैग्नेट होते हैं, एनिल मैग्नेट होते हैं, रिंग मैग्नेट होते हैं, ओवल शेप होते हैं। हम लोग ये काफी यूज करते थे पहले, आपने भी किया होगा कभी कभी। तो इसके बारे में आपको ज्यादा टाइप्स का नहीं आएगा। पोल ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। एज वी नो देयर आर टू टाइप ऑफ पोल, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आता है, ठीक है, द एंड ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ, एंड सेकंड पोल इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, जो हम लोग सभी जानते हैं। यहाँ पर ये देखोगे क्या है, ये नॉर्थ है, साउथ है, तो अट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या, अपोजिट आपके पोल्स हैं, और सेम होता है जो लाइक होते हैं, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ में रिपेल करते हैं, साउथ साउथ में रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप काफी बेसिक है, एज वी नो कि ये इस तरीके से काम करता है। अब बेसिक जो प्रॉपर्टीज है इसके बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे इसका रिलेशन कहाँ से आएगा, मैग्नेटिज्म का और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। एक मिनट, एक थोड़ा सा इसमें आपको बता दो, इसको यहाँ पर लाते हैं। मैग्नेट के बारे में हम लोगों ने देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के बारे में देखें। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एट टू टाइप, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैग्नेटिक पोल्स आर टू टाइप, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ, आप जानते हो, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम ही है। रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके बीच का जो रिलेशन बताते हैं हमारे, एक ये देख रहे हो ना नाम, ओस्टेड,
इनका डिस्कवरी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कि एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट जो क्या हो कैरी कर रहा हो, चल रहा हो, उसमें फ्लो कर रहा हो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। इट्स प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो इसके जो अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल, जो इस तरह के से हम लोग जो हमारे ओस्टेड जो डिस्कवरी किए थे, तो उसमें इस तरह के नीडल का यूज किया गया था। एक इलेक्ट्रिक जो करंट है इसमें फ्लो किया गया और उसके बाद यहाँ पर नीडल रखा गया, तो नीडल में डिफ्लेक्शन आया। सो जो हमारा प्रूफ कर रहा था प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। द मोर करंट द हाइयर द डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा करंट गया उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। तो इससे भी होता है कि जो हमारा करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, जितना करंट मतलब ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसका ये सिंपल सा आपने पढ़ा भी होगा, काफी इसको अच्छा सा आता है क्लास 10 में प्रूफ करने के साथ में इसको, तो आपने पढ़ा भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अब देखते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन से। काफी एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड से ही काफी क्वेश्चन। The region around the magnet where the force of attraction or repulsion can be detected is called magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का हमारा इफेक्ट आ रहा है, जैसे बोलते हैं ना ये हमारा फील्ड है, ऐसे ही हम लोग कहते हैं ना कि इसके रीजन में जो भी जाता है कहता है कि ये हमारा रीजन है, हमारा इलाका है, ठीक है। उस तरीके से क्या है, जहां पर हमारा प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा हो, वहां पर हम उसको बोलते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का इलाका है, ठीक है। The region around a magnet or a current carrying conductor in which the magnet force can be detected is said to be magnetic field। ओके, इतनी चीजें क्लियर है ना? ये दिख भी रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। ओके, अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड का, जो डिनोट करते हैं बी से। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड से काफी क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। मैंने आपको उसमें इलेक्ट्रिसिटी बताया ये कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसको अगर आप देखोगे कॉन्सेप्ट में ना, तो इसका एक फॉर्मूला भी दे रखा है, मैं आपको दिखा दूं। लेट मी शो, थोड़ा सा नीचे आओगे आप, इसमें एक पूरा चैप्टर भी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, नीचे इसके जस्ट आओगे तो देखो यहाँ पर, और यहाँ पर एक आपको दिखेगा ये वाला मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बी से डिनोट करते हैं, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है बी होता है आई के प्रोपोर्शनल, और इसका फॉर्मूला निकल के आता है ये वाला, जो आपको याद नहीं करना, बस याद करना क्या है कि द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का आपको याद रखना है, उसका जो यूनिट होता है टेस्ला होता है। सीजीएस में गॉस में हम लोग मेजर करते हैं, और एक टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। ओके, तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह के कुछ नहीं है, इमेजिनरी लाइन है जो शो करता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी किस तरीके से डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और यहाँ पर दो चीज पढ़ना होगा आपको, एक पहला कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या डायरेक्शन होती है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो मैग्नेट के अंदर क्या डायरेक्शन होती है, एक बाहर की तरफ। तो कोई बता सकता है कि मतलब क्या डायरेक्शन होता है? नॉर्थ टू साउथ, बाहर, साउथ टू नॉर्थ, इनर। बिल्कुल, देखो नॉर्थ टू साउथ हो गया, एक साउथ टू नॉर्थ, दो होता है डायरेक्शन। पहला देखो एक चीज होती है पहला कि अंदर, अभी आपका नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। तो एक मैंने यहाँ किया जस्ट ऐसे कि SIN सीन, एक होता है एस स्नो, एस नहीं नोस, NOS, एक मैंने याद किया था NOS, या बस आप एक भी याद रखते हो तो हो जाता है। सीन मतलब क्या, साउथ टू नॉर्थ जो आ जाएगा इनर, अंदर की तरफ से इस तरीके से, और जो बाहर होगा नॉर्थ टू साउथ होगा। तो आप इसको एक एज अ ट्रिक या एज अ याद करने के लिए बस यूज कर सकते हैं SIN, ठीक है, सीन। तो इससे आप यही याद रख सकते हो कहाँ का किस तरीके से डायरेक्शन होता है। Magnetic field line is also defined as the path followed by a single north pole in magnetic field if it is free to do so
वी कैन सी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक बार मैग्नेट यूजिंग द आयरन फिलिंग। तो आयरन फिलिंग जैसे आप इस तरीके से रखते हो कुछ भी चीजें, तो वहां पर एक डायरेक्शन बन के आता है इस तरीके से। और सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है हमारे पोल्स के बीच, जो नॉर्थ हो या आपके साउथ। अब इससे क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिखे हैं ये 4-5 पॉइंट, इससे एक क्वेश्चन आएंगे आपके मतलब ऑब्जेक्टिव में, बट वो रहेगा फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन। उसमें लिखा रहेगा आउटर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो आपको अभी जिससे बताया मैंने। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, SIN देखो, मैग्नेटिक लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। नॉर्थ तो साउथ टू नॉर्थ मैंने बता दिया, बस ये याद रखना आप, I फॉर इनर अंदर से, ठीक है, और S से शुरू होगा और एन पे जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व होता है, ठीक है, ये कहीं भी ब्रेक नहीं करती है। सेकेंड थिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर टू एट पोल, यहाँ पे देखोगे बहुत सारे आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेंगे क्लोजर होते हैं। और एक चीज और, ये अगर आप सेंटर से इसको आप फ्लो करवाओगे, मतलब सेंटर से अगर ये जा रही है डायरेक्शन में, तो यहाँ पर काफी स्ट्रेट होता है, और बाकी क्या होगा देखोगे इस तरीके से लूपिंग होता है, इसका लूपिंग। मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट पोल एट अ वीक द सेंटर में वीक होते हैं, और जो स्ट्रेंथ इसकी काफी ज्यादा होती है पोल पर होती है। सेकेंड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गिवन बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट अ पॉइंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो वहां पर किसी भी लाइन को फाइंड करना है, किसी भी लाइन पे, तो उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर आप टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करेगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इसकी जो डायरेक्शन है इस वजह से एक होती है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ डू so then at a point of intersection two tangents can be drawn which mean two direction of the magnetic field that is not possible। ठीक है, तो यहाँ पर दो, पहला की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस MFL का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड एंड आउटसाइड। सेकेंड थिंग, ये कभी भी क्या कहीं करती है, क्रॉस नहीं करती, कट नहीं करती। एंड थर्ड की टेंजेंट इसको क्या डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, टेंजेंट ही डायरेक्शन का डिनोट करता है। तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है इससे। अब हम लोग करते हैं एंट्री कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड के टाइप्स पर, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक स्पेस में है यूनिफॉर्मली तो उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे, एज नो, इसको ज्यादा बताने की जरूरत है भी नहीं। टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो यूनिफॉर्म इस तरीके से जा रहा है एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से, एंड यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म में है, काफी कर्व जैसा है, या फिर कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम गैप है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोगों ने क्या किया, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मालूम किया किससे, नीडल के थ्रू। अब ये जानना चाह रहे हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो चलो प्रेजेंट है, करिंग कंडक्टर है, ठीक है, करिंग कंडक्टर में हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, बट व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में एक हमारा क्या है, उसको फाइंड करने के लिए मैक्सवेल का रूल आता है, मैक्सवेल्स का राइट हैंड, यही होता है ना, मैक्सवेल का यूज करते हैं ना स्ट्रेट करेंट कंडक्टर को डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। एक कहता क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड सेट अप अराउंड द कंडक्टर व्हिच कैन बी फेल्ड बाय यूजिंग आयरन फिलिंग। एंड इसका डायरेक्शन के लिए, सो वी हैव सीन द आयरन फिलिंग आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द करंट करिंग कंडक्टर। अब डायरेक्शन की बात करें तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, राइट हैंड हम रूल इसको बोलते हैं जो मैक्सवेल का है। Direction of magnetic field line around the current carrying straight conductor is given by rule known as a right hand thumb rule। इसमें क्या करता है, इस तरीके से हम लोग अपने हाथ से किसी भी इलेक्ट्रिक करंट जिसमें फ्लो कर रही है उस वाले वायर को पकड़ते हैं, तो हमारा राइट हैंड का जो थंब होता है ये इस तरह से उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है। तो और भी हमारे जो फिंगर्स होते हैं वो शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन को। इसका अगर देखना चाहो तो इट स्टेज द current carrying conductor is held in a hand such that thumb points in the direction of current
ठीक है, ये जो थंब है डायरेक्शन ऑफ करंट को प्रोवाइड कर रहा है ये। देन द फिंगर रेप्ड, जो हमारा फिंगर इस तरीके से हम लोगों ने मोड़ करके रखा है, द कंडक्टर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को शो करता है इस तरीके से। तो सिंपल सा ये रूल है जो आपको याद रखना है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक चीज, क्या ये डायरेक्शन आप जब भी पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर इस तरीके का डायरेक्शन होता है, या तो इस तरीके का डायरेक्शन हो सकता है। अब इस तरीके की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे एक टर्म्स आता है जिसका नाम है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप बताना कि अगर मैं करंट का जो डायरेक्शन है ऊपर है, मतलब इस तरीके से है, और एक क्या है डायरेक्शन नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो बताना कौन सा क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड ऊपर डायरेक्शन। वाला एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाला क्लॉकवाइज। बिल्कुल, देखो ये अगर ऊपर जा रहा है तो हमारा डायरेक्शन किस तरीके से ऐसे जा रहा है, ऐसे, मतलब क्या एंटी क्लॉक हो रहा है ना, ये क्लॉक हमारे देखो ऐसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे। तो अगर से ये ऊपर की तरफ है तो क्या होगा हमारा एंटी क्लॉक, और नीचे की तरफ चल रहे हैं तो इस तरीके से हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस बेस पर कर सकते हैं। फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ एमएफ डिपेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, ये भी आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको डिपेंड करता है बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड वाइस वर्सा। फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द एमएफ डिपेंड, यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड फील्ड, फिर से आ गया ये टेस्ला, आप इसे नोट करना। मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके टेस्ला होता है, एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गेज होता है। एमएफ ड्यू टू द करंट करिंग सर्कुलर क्वाइल्स। अब यहाँ पर सर्कुलर क्वाइल्स में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। यहाँ पर एक डिनोट करते हैं ना इस तरीके से, क्रॉस से करते हैं, एक डॉट से करते हैं, ये वाला किसी ने पढ़ा है, हालांकि काफी मतलब 12th लेवल का सब कॉन्सेप्ट है, बट ये भी क्वेश्चन आपके आते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड गिवन बाय द राइट हैंड, तो आपने देख लिया। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ नेक्स्ट फैक्टर इज द मैग्नीट्यूड, यहाँ पर भी आपने देख लिया इसको। देखो अब तो मैंने बताया था मैग्नीट्यूड जो है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे डिपेंड करता है बी, एक चीज और पे करता है रेडियस ऑफ द क्वाइल। क्वाइल आपने देखा होगा काफी नंबर ऑफ टर्न्स जिस तरह से करते हैं तो क्वाइल बन जाती है ये सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बन जाती है, बिल्कुल सही बात, सोलेनॉइड इसको बोलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे भी हम लोग। तो इस तरह से हमारा टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, जो हमारे क्वाइल्स के टर्न्स है उसमें तो हम देखेंगे जो हमारा आगे देखेंगे, बट इसमें जो है रेडियस ऑफ द क्वाइल जो है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्वाइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द क्वाइल। तो हमारा ये फार्मूला बन के आता है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब रेडियस की इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। नंबर ऑफ टर्न्स भी हमारे हैं, जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा इसमें आप देखो एक ऐसा टर्न्स इतना है ऐसे, और इसी में इतना ही दूर पर मैंने काफी नंबर ऑफ टर्न्स कर दिया इस तरीके से, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की पावर हो ये काफी ज्यादा हो। अब ये हमारा कहलाता है सोलेनॉइड। इसी की बात करते हैं। सोलेनॉइड इज नथिंग, इज इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं जो मैनी सर्कुलर टर्न से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू जनरेट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग बार मैग्नेट का यूज कर रहे थे, ठीक है। देखो मैं दिया हूँ कि नहीं, ये वाला ये पॉइंट है कि नहीं, हाँ है। यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ, छोड़ो यहाँ पर रहने दो। तो ये हमारा एक इस तरह से सोलेनॉइड का शेप होता है, बना होता है, और इसमें मैंने बताया था अगर सेंटर से जा रही होती है वो काफी स्ट्रेट लाइन होती है, और अदर से जाएगी तो इस तरीके से इसका शेप होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट करिंग सोलेनॉइड कंटिन्यूअस, ये आपने देखा इसका शेप इस तरीके से, फोर्स ऑफ मैग्नेट्यूड ये भी आपने देख लिया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज काफी यूनिक इन्वेंशन है, और इस इन्वेंशन की वजह से आज आप देख रहे हो फैन भी चल रहा है या आपके कूलर चल रहे हैं, जितनी भी चीजें जो रनिंग कंडीशन में होती हैं
खासकर इलेक्ट्रिसिटी जब भी हम प्रोवाइड करते हैं तब जाकर वो रन करता है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट काफी ज्यादा यूज है। और इसका इन्वेंशन से ही काफी चीजें, मतलब यहाँ से टेक्नोलॉजी ने हाई चला गया, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस इन्वेंशन। तो मोटर्स हो गए, आपके जनरेटर्स हैं, हर एक कंडीशन में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है और इसी की वजह से सारी चीजें हम लोग देख पाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको डेली लाइफ में भी देखते हो और आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन सॉफ्ट आयरन इज इंसर्टेड इनटू द सोलेनोइड कैरिंग करंट बिकम्स अ मैग्नेट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रखना, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, ठीक है, सो दैट कि हमारा मैग्नेट जो है काफी अच्छा बने। सच ए मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है, या ओवर वाई वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर द परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट जो है नाम से जाहिर है परमानेंट है, इसकी हर चीज परमानेंट होगी। जैसे कि इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, इसकी स्ट्रेंथ जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, एक फिक्स है ये। सेकेंड थिंग, इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी हम लोग फिक्स रखते हैं, इसको नहीं कर चेंज कर सकते हैं। इसको शेप क्या है, ये भी क्या है, एक फिक्स्ड है, ये फिक्स, ये फिक्स, ये फिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो है ना कंटिन्यूअस होता है, इसको कभी भी हम ऐसा नहीं है कि ना इसको हटा देंगे, या इसकी जो मैग्नेट की जो इफेक्ट है, स्ट्रेंथ है, उसको कम या बेसी कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं कर सकते अगर बात करें परमानेंट की। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, इसकी जो कंटिन्यूअस हमेशा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते रहता है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है हम अपने अकॉर्डिंग इसमें पावर सप्लाई देंगे तो इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट आएगी, अदरवाइज नहीं देंगे तो नहीं आएगी। और शेप भी चेंज कर सकते हैं, इसमें डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर द मेजर advantages using electromagnet. Iron inserted inside the solenoid core, इसको कोर बोलते हैं हम लोग। और कोर किसकी होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, सॉफ्ट आयरन की होती है। एक क्वेश्चन आए हुए हैं, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। Electromagnet possesses the magnetic nature as long as current flow through it. Hence, electromagnet is a temporary magnet formed inserting, जैसे कि बताया मैंने, ये टेम्पोररी है, ये परमानेंट है, ये टेम्पोररी। Inserting the iron current solenoid, and soft iron is used because its properties that immediately loses magnetic properties as current is switch off। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि अगर सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं तो उसमें तुरंत ही इसकी मैग्नेटिक पावर को लूज करने की और गेन करने की क्या होती है, पावर होती है। Strength of magnetic field of electromagnet can be changed by that changing the strength of current passing through the solenoid। मैंने आपको बताया डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन इस तरह का सोलेनोइड में आप देखोगे इस तरह से जा रहा है, यहाँ से इस तरीके से हो रहा है, तो इसमें इसकी डायरेक्शन इधर है, कभी इधर भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग इसकी फेस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा नाम। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स इन सोलेनोइड देन द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट्यूड चेंज, ठीक है, तो पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट की बात किया, जैसे कि व्हेन अ स्टील बार is placed inside a solenoid and current passing through it, the steel bar gets magnetized permanently और हमारा परमानेंट मैग्नेट बनता है। Unlike electromagnet, no current is required for its working as magnet। इसमें करंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है। स्टील्स, अब यहाँ पर आता है कि परमानेंट मैग्नेट में क्या यूज किया जाता है, स्टील। फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट स्टील यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं, काफी इजी है लेकिन आते हैं क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंट नहीं करना। अब आते हैं, देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्शन ही निकाला अभी तक कि इलेक्ट्रिक हमारे जो मैग्नेटिक इफेक्ट हैं या हमारे मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बन रहे हैं उसके क्या हमारे डायरेक्शन हो सकते हैं। बट यहाँ पर उसकी जो फोर्स है, अगर मान लो दो यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेट रखे हैं, ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स लगे उसकी डायरेक्शन किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बताया हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। आपको अभी ने बताया ना एक मैक्सवेल, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये का राइट हैंड रूल था, राइट हैंड रूल, और सबसे उसके बाद आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FLHR। तो ये क्या करता है, आपने यहाँ पर देखना है, ये वाली जो फिगर दिख रही है, किस नाम से लेफ्ट हैंड को लेना है, लेफ्ट हैंड के इस तरीके से रैप्ट करना है कि फर्स्ट जो आपका ये थंब है वो डायरेक्ट ये फोर्स को डिनोट करता होगा, और ये आपके जो फिंगर हैं इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, और ये जो हमारा होता है ये करता है करंट को, ठीक है। फर्स्ट फिंगर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं फाइंड करने के लिए, वो फोर्स को, ठीक है। तो इसका मुझे मालूम नहीं है फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, मालूम क्या है
कि मैग्नेटिक फील्ड के क्या डायरेक्शन है और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो मतलब चल रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं फोर्स को, राइट। फोर्स, इसका आपने काफी ट्रिक भी देखा होगा, बताते हैं टीचर, क्या बताते हैं तो बता सकता है? फादर, मदर एंड चाइल्ड, सुना है ना किसी ने? फादर एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड मतलब इलेक्ट्रिक करंट या करंट ओनली। तो इसका भी आप कभी यूज कर सकते हो याद रखने के लिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का ये है रूल, इस तरह से स्ट्रेच करते हैं थंब फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये तीनों जो है इस तरीके से होता है, ऐसे, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। दिस इज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक करंट एंड लेट मी चेक कि कुछ और भी चीजें हैं जो इसमें हैं दी हुई। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है वो आपके चैप्टर में भी है, जिसका नाम है एसीडीसी करंट। इसी में एक और चीज पढ़ोगे, क्या नाम है, शॉर्ट सर्किट पढ़ोगे, ओवरलोड पढ़ोगे, देन आफ्टर वायर्स के बारे में पढ़ेंगे आप, जो डोमेस्टिक वायर्स यूज करते हैं, जैसे कि फेज यूज करते हैं, न्यूट्रल यूज करते हैं, फिर हमारा अर्थ यूज करते हैं। तो इसको भी मैं बस बता देता हूँ ओवरव्यू, क्योंकि यहाँ से नोट्स तो मैंने बनाया नहीं, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके इसमें दे रहे होंगे कॉन्सेप्ट बुक में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसी को हम लोग कहते हैं, जो सिलिनॉइड का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इसका आपको पढ़ लेना है माइक्रो। The motion of magnet with respect to coil or change in the magnetic field induce a potential difference in coil produce the induced current. This called electromagnetic induction. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है आपके क्या कहते हैं कि द मोशन ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल। इसमें अगर आपके कॉइल है, ठीक है, कॉइल बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इस कॉइल से, और इसमें हम एक मैग्नेट को इस तरीके से क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में मोशन कराते हैं, तो उससे हमारा एक करंट जो इंड्यूस होता है उसी को बोलते हैं इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट जो है वो मोशन ऑफ मैग्नेटिक विद रिस्पेक्ट टू कॉइल्स एक होता है, एक होता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, ठीक है। इस तरीके से इसका हम लोग देखते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट करंट आ चुका है, डायग्नोस्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, इसमें है मेंशन, तो मैं इसी को बता देता हूँ। देखो आपका एक क्वेश्चन 2024 में आया था, जो आपने काफी बार डिस्कस मैंने भी किया है, इसका नाम था 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज के लिए मैंने बताया था, ये 50 हर्ट्ज नथिंग इट एसी करंट जो है उसको बताता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है इंडिया में 60 एंड अदर कंट्री में कितना है 60 है, हमारे यहाँ कितना है 50 है इंडिया में। तो ये क्या करता है, एक सेकंड में कितनी बार हमारा जो ये वेव्स होती हैं इलेक्ट्रिक एसी करंट की, कितनी बार अप और डाउन हो रहा है, तो होता है 50 हर्ट्ज, मतलब 50 बार होता है एक सेकंड में, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में आती है करंट के। तो करंट क्या आती है, एसी आती है। और एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको, आपने कभी भी जो डिवाइसेस यूज किया होगा, हमेशा एक चीज नोटिस किए होंगे, जितनी भी चीजें हैं जिसमें हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं, वो हमेशा डीसी होता है। वो चाहे आपका मोबाइल हो या कोई भी इक्विपमेंट जिसको हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, उसमें जो देखो एक चीज क्या है, डीसी को हम लोग हमेशा स्टोर कर सकते हैं, एसी कभी भी स्टोर नहीं हो सकता है, ठीक है। दैट्स वाई क्या करते हैं हम लोग, चार्जर का यूज करते हैं। चार्जर क्या करता है, एसी टू डीसी तो करता है, एसी है जो उसको कन्वर्ट करके डीसी में लाता है, और उसको हम क्या करते हैं, बैटरी के थ्रू स्टोर कर लेते हैं। तो इसको आप हमेशा याद रखना कि हम कभी भी जो एसी को स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर कर सकते हैं तो डीसी को। दैट्स वाई जितनी भी चार्जर्स होते हैं इसलिए डिजाइन किए जाते हैं इस तरीके से कि एसी टू हम लोग डीसी में उसको चार्ज कर सके और स्टोर कर सके। तो डायरेक्ट करंट यहाँ पर एक करंट दैट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। डीसी जैसा कि नाम से ही जाहिर है डायरेक्ट होता है, ऐसे चलता है, ऐसे, देयर इज नो एनी फ्लक्चुएशन, इसमें नहीं होता। जैसे कि आप देखते हो कभी माइनस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, ये डीसी होता है, एसी होता है, बट डीसी क्या है, सिंपल सा ऐसा जाएगा, दिस इज एसी, दिस इज डीसी, वन डायरेक्शन। करंट वी गेट फ्रॉम अ बैटरी इज अ डायरेक्ट करंट, जैसे कि आप जानते हो बैटरी के थ्रू हम डायरेक्ट करंट लेते हैं। देन आफ्टर आप क्या आते हैं, क्या, एसी। एसी के बारे में जानते हो, ए करंट दैट रिवर्स इज डायरेक्शन। तो आप देखते हो यहाँ पर जो फर्स्ट है आप में ऊपर वाले जो उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव वेव्स जो होती हैं, जो नीचे वाली हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव। तो दो इसमें
हमारे वेब्स डायरेक्शन किसी का कैसा बोला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है आपको चीजें। अब आते हैं कहाँ, एसी पर। मोस्ट पावर स्टेशन इन आवर कंट्री प्रोड्यूस अल्टरनेटिव करंट एसी चेंज इन डायरेक्शन एवरी 1/10 सेकेंड। इस फ्रीक्वेंसी कितना 50 हर्ट्ज। One advantage of AC and DC that is can be transmitted over a long distance without much losses of energy। तो AC का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन जो एडवांटेज मिलता है वो क्या मिलता है कि हम इसको काफी दूर तक ले जा सकते हैं, इसमें एनर्जी लॉस काफी कम होती है एज कंपेयर टू डीसी। सो डीसी का जो है आपको देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। दिस इज ए टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा ये जो है चेंज नहीं होता, बस चलता ही रहता है डीसी। अल्टरनेटिव करंट जैसा कि देख सकते हो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और यहाँ पर जीरो आता है। दिस इज पीक, दिस इज बॉटम। तो ये हमारा होता है एसी करंट। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो होते हैं जो हम खासकर घरों में यूज करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा मोस्टली आपने दो देखा होगा वायर्स जो होते हैं, लेकिन एक और भी वायर होता है जो हम लोग जो लीकेज करंट होते हैं उसके लिए यूज करते हैं, जिसका नाम बोलते हैं अर्थिंग। लीकेज करंट को हम लोग क्या करते हैं, बाईपास करने के लिए यूज करते हैं। लीकेज करंट जो होती हैं वो हमारे कभी ऐसा हो कि लीकेज हो जाए किसी भी जो हमारे अप्लायंसेस लगे हैं घरों में उससे, तो उसको हमारे हमको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इलेक्ट्रिक पावर टू होम इज सप्लाइड थ्रू अ मेन एंड इट हैज टू वायर। वन इज लाइव जिसको पॉजिटिव वायर बोलते हैं, जिसको रेड से इंसुलेटेड किया जाता है, एंड अदर इज न्यूट्रल जिसको नेगेटिव बोलते हैं, जिसको ब्लैक से इंसुलेट किया जाता है। ठीक है, तो दो वायर जैसे कि आपको बताया गया, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर क्या होता है, इससे करंट जाती है, और न्यूट्रल क्या होता है, इससे करंट आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको अगर फ्लो करना है तो दो चीज की इंपॉर्टेंट है। पहला क्लोज लूप होना चाहिए। तो कब होगा ये, जब हम किसी चीज को जाने के लिए मिले और उसको आने के लिए मिले तभी तो क्लोज हो पाएगा वो। तो यहाँ से जो होता है लाइव वायर, इससे हमारी करंट जाती है, फ्लो करती है और इसे रिटर्न आती है। और दूसरा क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे जो घर में आती है 220 वोल्ट, जानते हो आप 220 वोल्ट जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे घर का होता है। द अर्थ वायर ग्रीन इंसुलेटेड इज कनेक्टेड टू द मेटल प्लेट कीप्ड इन ग्राउंड। अब एक और भी वायर होता है जैसे कि मैंने बताया आपको, क्या, ग्राउंड वायर, इसको बोलते हैं अर्थ वायर, जो होता है ग्रीन। इसको बोलते हैं रेड कलर, इसको बोलते हैं ब्लैक कलर, इसको बोलते हैं जी, RBG। अगर आप जाकर थोड़ा और भी एडवांस में जाओगे तो वहां पढ़ोगे RYB पढ़ोगे, जो 3 फेस का होता है। हम लोग यूज करते हैं घरों में क्या, सिंगल फेस बोलते हैं इसको। सिंगल फेस में क्या होता है, सिंपल से दो होती है, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। 3 फेस यूज करोगे तो वहां पर 3 लाइव वायर होती है आपके लिए, RYB। खैर ये आपको नहीं पढ़ना। अब आपने ये देख लिया, लेकिन एक चीज होता है जिसमें हम घर कभी कभी होता है ना, चीजें आपने देखा हो एकदम से कुछ चीजें फ्यूज उड़ गया, या फिर कुछ कभी आपने देखा होगा कोई चीज अचानक से बंद हो जाती है चलते चलते, बोलते हैं इसमें ये उड़ गया है, या बोलते हैं इसका शॉर्ट सर्किट हो गया। इस तरह के आपने बहुत सारी जो टर्म से सुना होगा, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2 सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड, 1 15 एम्पियर। 15 एम्पियर से क्या समझ रहे हो आप, तो बता सकता है। इसका मतलब कि 1 मिनट में, ये 1 सेकेंड में हमारा 15 एम्पियर जा रहा है। 15 जो चार्जेज हैं कुलॉम की जा रहे हैं, इसे बोलते हैं ना 1 एम्पियर। एम्पियर क्या, I4, I Q/T। 1 सेकेंड में हमारे इतना कुलॉम जा रहा है, उसी को बोलते हैं 1 एम्पियर का, सॉरी 15 एम्पियर। वो कोई भी इक्विपमेंट ले रहा है विथ हाई पावर रेटिंग, लाइक गीजर हो गए हमारे, एयर कंडीशनर हो है, इसमें क्या होता है 15 एम्पियर्स के होते हैं। लेकिन अदर जो है 5 एम्पियर के, जैसे फैन हो गए हमारे, बल्ब्स हो गए, 5 एम्पियर लेता है। ठीक है, तो एम्पियर से हम लोग मेजर करते हैं कि इसकी कैपेसिटी क्या है, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, 220 वोल्ट आ रहा है सबके लिए। लेकिन जो हमारे यूज होते हैं एज बेस्ड ऑन पावर, किसी भी अप्लायंसेस है उसकी पावर क्या है, उसके बेस पर हमारा कितना कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, डेट्स हम लोग मेजर करते हैं इसमें एम्पियर में। अब जाते हो सॉकेट वायर लेने के लिए तो पूछता है कितने एम्पियर का सॉकेट चाहिए, 15 का चाहिए, 5 का चाहिए, या आपसे ये पूछता है कि क्या काम करने के लिए ले जा रहे हो, तो बताते हो कि मुझे फैन चलाना है या गीजर चलाना है, तो उसी हिसाब से दे देता है आपको। तो पूछता भी नहीं कि आपको 15 चाहिए, 20 चाहिए, वो समझ जाता है कि इसको यूज इतना चाहिए, वो 15 दे देता है आपको। ठीक है, अब मेटेलिक बॉडी लाइक इलेक्ट्रिक आयरन है, रेफ्रिजरेटर्स है, देयर मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ
इसमें हम लोग खासकर आप देखो अभी खासकर क्या चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। कूलर के आपने देखा होगा 2 बॉडी होता है, एक होता है प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक बॉडी में देखा उतना ज्यादा रिस्क नहीं होता, लेकिन जो आपके जो स्टील वाली बॉडी होती है इसमें काफी लीकेज का, करंट लीकेज का खतरा होता है। तो इसमें खासकर हम लोग को दिया जाता है क्या, अर्थ वायर, सो दैट जो लीकेज करंट है इससे बाहर चला जाए, हम लोग सेफ रहे। अब शॉर्ट सर्किट सबसे पहले आपको बताता हूँ, दिया यहाँ पर। हाँ, ये सबसे पहले शुरू करते हैं फ्यूज से। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, एज यू नो कि फ्यूज हम लोग सबसे पहले किसी भी चीज के लिए क्या होता है ना कि करंट काफी ज्यादा आ रहा है तो हम लोग देखते हैं क्या, फ्यूज सबसे पहले हमारा उड़ जाता है, फ्यूज ही चला जाता है। तो फ्यूज क्या होता है, इस तरीके से एक डिवाइस होता है जिसमें हमें काफी पतली पतली जो वायर्स होती है यूज किया जाता है। कभी 2 बार, मतलब कभी 2 वायर कर लेते हैं या कभी एक ही, इस तरीके से यूज होता है। पतली सी जो हमारे, देखो ना, जो हमारा इससे वायर होता है इसमें काफी देखो तो पतली पतली वायर होती है इस तरीके से। इसमें से एक निकाल कर सिर्फ यहाँ पे लगाते हैं। सो जैसे क्या हो, मेल्टिंग पॉइंट जो है काफी कम हो जाता है। और अगर आपके काफी ज्यादा करंट इससे पास होते हैं एक बार में, जस्ट एक बार में, तो क्या होता है, ये इसके मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस काफी हो जाता है। इस वजह से ये क्या होता है, हमारा सर्किट ब्रेक कर देता है और हमारे सारे जो अप्लायंसेस लगे हैं वो काफी प्रोटेक्ट हो जाते हैं और कुछ भी दिक्कत नहीं होती उसमें। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है सेफ्टी डिवाइस है एंड अप्लायंसेस फ्रॉम द डैमेज, ये बचाता है अप्लायंसेस को डैमेज होने से ड्यू टू द ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है हम लोग को 2 ही कंडीशन बताता है, या तो ओवर लोड हो जाने से या शॉर्ट सर्किट हो जाने से। And a fuse wire metal like break circuit, and a fuse wire is made of the metal or an alloy, मैंने चीज बताया था आपको, जैसे कि टीन हो गया, आपके लीड हो गए, एल्युमिनियम होंगे, कॉपर होंगे, इससे बनाया जाता है। फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द लाइव वायर। ये पूछा जाता है जो आपके फ्यूज होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और वो भी लाइव वायर। क्या बातें चल रही है, रिजल्ट कल आएगा, किस चीज की रिजल्ट आने हैं कल? ओके, पहले पढ़ते हैं ओवरलोडिंग के बारे में। नाम से जाहिर है ओवरलोड, किसी बोलते हैं ना कि हम लोग ओवर हो जाता है, हर एक चीज का होता है ओवर हो जाता है, किसी चीज को हद से ज्यादा यूज कर लेना। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। क्या, अगर कोई अप्लायंसेस है वो आपको 5 एम्पियर ले रहा है, उसको अचानक से आपने 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर दे दिया, तो वहां पर क्या होता है, उसकी जो एक कैपेसिटी है उसको एक्सीड कर जाती है और वो चीजें खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इसको ओवर हम लोग क्या बोलते हैं, लोडिंग बोल देते हैं। जैसे कि आप कभी कभी देखते होंगे कि आपके सॉकेट जो है ना इस तरीके से बने हुए हैं, एक 2 पिन का है, एक 5 पिन का, इस तरीके से है, ठीक है, 3 पिन वाली है, या आपके फिर यहाँ पे स्विच है एक, ठीक है। क्या करते हो कभी कभी आप, कभी कभी इसमें आपने फैन भी लगा दिया, इसमें आपने लैपटॉप को भी लगा दिया, मोबाइल चार्ज भी लगा दिया, हर एक चीज लगा दिया, और आपने कूलर भी लगा दिया। तो एक ही सॉकेट में आपने काफी एक्सटेंशन वगैरह लगा के लगा दिया, लेकिन इसकी कैपेसिटी क्या है, 15 एम्पियर की है या 5 एम्पियर की है। तो उस कंडीशन में होता क्या है, आपके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा करंट जो ड्रॉन होता है, मतलब करंट बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खींचा जाता है, तो वहां पर एक ओवरलोडिंग का कंडीशन बन जाता है और आपके जो अप्लायंसेस है वो काफी करंट लेने की वजह से ओवरलोड का कंडीशन हो जाता है, ठीक है। होता क्या है, overloading caused due to the increase in voltage if the live wire and neutral wire becomes in contact or too many appliances are connected in a single socket, it result in overheating in the wires and can cause damage to the circuit and appliances। अब देखो शॉर्ट सर्किट जो है ना सेम इसी तरीके से, लेकिन इसमें क्या होता है, आप एक चीज नोटिस करना, जो करंट होता है ना, करंट है ना डिस्प्लेसमेंट को ढूंढता है, स्पीड को नहीं। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ रहे हो आप, शॉर्टकट देखता है ये, शॉर्टकट हमेशा। अगर इसको आप यहां से एक वायर दोगे, यहां दोगे ऐसे ऐसे, तो ये अपना फॉलो करेगा क्योंकि एक ही पाथ इसको मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा भी इसको आपने मौका दिया, मतलब यहां से आप एक कनेक्ट कर दिए वायर को, ठीक है, और यहाँ पर मान लो आपने क्या किया था, कुछ इक्विपमेंट आपने लगाया था, एक मिनट इसको हटा कर मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपके कुछ इक्विपमेंट लगा लिया आपने, बल्ब लगा लिया, ठीक है, यहाँ पर बल्ब लगा लिया आपने इस तरीके से, ठीक। और आपने जब इसको पहले क्या था, यहाँ से इसको फॉलो कर रही थी, और आपने कुछ लगा दिया, और अगर आपने उस चीज को हटा दिया, यहाँ से इसको हटा दिया, जिसको क्या मिल गया, यहाँ पर खाली मिल गया, लेकिन गलती से क्या हुआ, वायर आपकी इसमें टच कर गए गलती से भी, तो करंट की एक खासियत है कि इस वाले पाथ को फॉलो नहीं करेगा, अब इस वाले पाथ को फॉलो करने लग जाएगा ऐसे। तब यहाँ पर एक कंडीशन बनती है, इसका नाम है शॉर्ट सर्किट। इसी से शॉर्ट सर्किट होता है कि आपके लाइव वायर जो है और न्यूट्रल वायर क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं।
और उसको एक पाथ मिल जाता है क्लोज लूप, इसी को फॉलो कर लेता है, तो वहां पर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जहां पर स्पार्क्स निकलते हैं। आपने देखा कभी कभी आग भी लग जाती है हमारी काफी शॉप्स में या आपके जो घर हैं उसमें, तो डेट बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो ये आपके कंडीशन है। एक चीज आप बताना मुझे, इलेक्ट्रिक फ्यूज का रेजिस्टेंस क्या होता है और मतलब कितना होता है, कोई बता सकता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज का रेजिस्टेंस जो है कितना होता है, आर? मतलब ऑप्शन दो तो 0, इन्फिनाइट या फिर एनीथिंग, बता सकता है? 0। पक्का? चलो बता, आपको मैं दिखाता हूँ इलेक्ट्रिक फ्यूज रेजिस्टेंस। इतना हाई होता है कि कभी कभी उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। आई थिंक लिखा होगा यहीं पर, मैं आपको दिखा दूं लाइव तो सही रहेगा, मे भी कहीं पर भी मिल जाए। इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, heating effect and current and fuse action given is very low. Electric fuse what's happen, मतलब इसका काफी हाई होता है, कभी कभी इन्फिनिटी भी लिखा है, मैंने देखा है कहीं पर ही। तो आप इसको नोट करना, कभी आ जाता है आपके एमसीक्यूज में ये चीजें, तो आपको इसको देख लेना पड़ेगा, राइट। और आपको मैं दिखा भी दूं, इसमें आपको देखने को मिलेगा। एंड आओगे यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ पर डीसीएसी के बारे में काफी अच्छे से बता रखे हैं। और आपके दो टर्म सूट रहे, मैं देखूं क्या नाम है इसका, इसका नाम है जनरेटर और मोटर। तो यहीं पे हम लोग कवर कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कुछ चीजें हैं नहीं, सभी क्लियर है। देखो मोटर जो होता है ना आपका, मोटर इज नथिंग, इज अ डिवाइस। मोटर काफी जगह आपने देखा होगा, हर एक जगह मोटर ही यूज हो रहा है आजकल, ऑटोमेशन का जमाना है। तो ऑटोमेशन में खासकर जो सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोटर। और मोटर भी काफी कभी एडवांस होती है, काफी छोटी छोटी मोटर जो है काफी स्पीड प्रोवाइड करने लगी है अब तक। आपने देखा होगा काफी कभी जो इक्विपमेंट है बड़े बड़े उसमें लगे होते हैं। मोटर इज नथिंग, इट इज डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस होती है जो आपके इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो जनरेटर होता है सेम इसका अपोजिट काम करता है। जनरेटर में क्या होता है कि आपके जो मैकेनिकल पावर हम लोग प्रोवाइड करते हैं और ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर में, ठीक है। जनरेटर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो हमारा काम करता है, ये हमारा काम करता है इसी पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है आपके, आपने जो पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, इसी पर ये काम करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में और भी डिटेल पढ़ना है तो यहाँ पर आ जाते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, ये वाला, पूछेगा कि कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है हमारा मोटर्स और जनरेटर्स। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हो गया, सारी चीजें कवर, नथिंग 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 नथिंग। इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए मशीन प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी से क्या होगा, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी जहां भी नाम आता है, मैंने बताया आपको, मैकेनिकल जहां भी ये नाम आएगा सीधे उसको आपको रिलेट करना है रोटेट से, रोटेशन से, मूवमेंट से, ठीक है। कोई भी चीज मूव कर रही है कहने की उसमें मैकेनिकल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रिक, आप जनरेटर देखते हो, जनरेटर में क्या होता है आपके इस तरीके शाफ्ट होते हैं लगे हुए, इसको क्या जाता है, मूव किया जाता है। या आपने कभी कभी शादी वगैरह में जो चलती है जनरेटर उसमें भी देखे होंगे, उसमें हम लोग हैंडल मारते हैं इस तरीके से और ये घूमने लगता है। तो घूमने लगता है क्या मतलब, ये हम लोगों ने मैकेनिकल पावर दिया इसको, और घूमने के बाद ये मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है, जो आपको मैंने बताया जिस पे काम करता है ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, इसके थ्रू वहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं और मैग्नेटिक फील्ड्स बनने की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। तो ये हमारा काम है जनरेटर का। एसी जनरेटर क्या होगा, अल्टरनेटिव करंट जनरेट करेगा। डीसी करंट भी होते हैं जो, सॉरी डीसी जनरेटर्स भी होते हैं जो डीसी करंट प्रोवाइड कराते हैं।
वायरिंग के बारे में आपको मालूम हो चुका है, नोट एन इशू। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में भी आपको बता दिया। और यहाँ पर है आपके इलेक्ट्रिक मोटर हो चुके हैं, डीसी मोटर। हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस which convert electrical energy to mechanical energy. A device which reverse the direction current through the circuit is called commutator और स्प्रिंग रिंग। ये काफी अच्छा टर्म है, इसको आप नोट करना, इस वाले वर्ड को। कॉम्युलेटर जो होते हैं ना, ये क्या करता है, रिवर्स करता है डायरेक्शन को। डिवाइस विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब अगर डायरेक्शन इस तरीके से जा रहा हो किसी चीज का और उसको अपन रिवर्स कर दिया, इस तरीके से कर दिया, तो उसको हम लोग यूज करते हैं मोटर्स में, उसको बोलते हैं कॉम्युलेटर। इसमें काफी चीजें होते हैं, आपने स्टेटर देखा होगा, रोटर देखा होगा। जब आप इसका पूरा कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो वहां पर बताया जाएगा इसके स्टेटस के बारे में, और इसके जो हमारे रोटर के बारे में, फिर उसके जो रिंग्स होते हैं उसके बारे में, फिर बुश लगे होते हैं कार्बन के उसके बारे में। तो सारी चीजें आपको बताया जाएगा, लेकिन जो बेसिक आपको याद रखना है, किसमें किसमें कन्वर्ट करता है, प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सिंपल सी बात बस। और इसकी स्पीड की बात करते हैं, डिपेंड करता है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू द आर्मेचर। आर्मेचर दो इस तरीके से काफी आप देखोगे कॉइल्स लिपटी रहती हैं इसमें। इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ आर्मेचर, इंक्रीज द एरिया ऑफ द कॉइल्स। तो ये सारी चीजें इससे हम लोग इसको पढ़ा सकते हैं। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स जो हम लोगों ने आज कवर किया है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं जो आपके प्रीवियस में आए हैं, और खासकर मेरा तो फेवरेट यही है, क्योंकि मैं जब भी क्वेश्चन देखता हूँ तो देखता हूँ मैं करंट से आया है कि नहीं क्वेश्चन, और करंट से ऐसे क्वेश्चन आते हैं एकदम लगातार आते हैं, मतलब काफी इजी आते हैं। और आपको मैं दिखा दूं 2023 का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, इतना इजी क्वेश्चन देगा, बी 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 तो सब टॉप ही करेगा ना भाई। B. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, एज यू नो, रेट क्या होता है, रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में बात करा उसको रेट बोल देते हैं। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट इज ऑप्शन बी। अब देखो लगातार आएगा, ए मीटर यूज फॉर, अब इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इलेक्ट्रिक अप्लायंस टोटल इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो इसकी बात करिए सीरीज कॉम्बिनेशन की इलेक्ट्रिकल। अब देखो मैंने आपको बताया था दो चीज, पहला क्या है, जो आपके पावर होता है ना, बिल्कुल, पावर और रेजिस्टेंस का मैंने बताया था, ये काफी अपोजिट होते हैं। अगर पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कम। तो आप कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो हम रेजिस्टेंस में बताया था दो तरह के कॉम्बिनेशन, एक सीरीज में है, एक पैरेलल में। तो पैरेलल और सीरीज में बताओ, अगर दो चीजें हैं, मतलब कि अगर मान लो 2 और 4 है, तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ोगे तो ज्यादा होगा, 6 आएगा। इसी को 1 अपॉन करके आप इस तरह से ऐड करोगे, 1/4 1/6 इस तरह से करोगे, या यहाँ पर आप क्या कर लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, दोनों को ऐड कर लोगे, तो 4/3 आ रहा है, लेकिन समथिंग 1.3 समथिंग आएगा। तो आप देख सकते हो किसमें कम आया, पैरेलल में। ठीक है, सीरीज में क्या आता है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अप्लायंसेस टोटल इलेक्ट्रिक पावर, पावर की बात करी जा रही है। यस सर। तो सीरीज में हमारा ये क्या होता है, जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, तो पावर क्या होगा, कम होगा। इफ वी टॉक अबाउट द रेस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस, अगर सिर्फ पावर की बात करी जाएगी, डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो, ठीक है, सीरीज में करेंगे तो हमारा डिक्रीज होगा। अब देखो पार्सेक तो मैंने बता दिया था, ये डिस्टेंस का यूनिट है, आप जानते हो इसको, अब ज्यादा कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं। अब देखो ये वाला देख लो आप, ये क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन दिया है, साउंड का क्वेश्चन है ये, मैंने आपको बताया भी है, 1/f इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो इसको आप आराम से कर सकते हो, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी रखी है, आपको जस्ट डिवाइड करना है। पावर का ये बता दिया था मैंने आपको, देखो पावर का बताया था ना, पावर का जो यूनिट होता है क्या होता है, वाट। वाट होता है। तो ये सारे क्वेश्चन काफी इजी है, मैं बताऊं सही तो। अब ये देख लो, ये क्वेश्चन जो रेजिस्टेंस पे दिया गया है, जो न्यूमेरिकल आए हैं, एंड ये आपके बन जाएगा I इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A पर।
बन जाएगा कि नहीं। यहाँ पर रेजिस्टिविटी भी दे रखी है, इसके लेंथ भी दे रखे हैं, इसके आपके क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखे हैं। ये mm में है, खासकर ध्यान रखना। कहीं भी आप मतलब कभी भी या कहीं भी आप बनाओ तो एक न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है सेम यूनिट करना। अगर आपने ये कर लिया और कैलकुलेशन आपके सही हो गए तो आपके न्यूमेरिकल एकदम 100% सही होंगे। तो यहाँ पर भी देखो खेल खेला गया किसका, सेम आपके यूनिट का। यहाँ पर mm में है या आपका मीटर में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको बदलना पड़ेगा आपको मीटर में या mm में, या मीटर में इसको बदल लो आप। 1 × 10⁻³ होगा, ये इसमें क्या है स्क्वायर 6 हो जाएगा। ये इस तरह से आप सोल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपका आंसर जो है आ जाएगा। अब जनरेटर के बारे में हम लोगों ने अभी देखा था। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म जनरेटर की बात करी जा रही है तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल होगा। एक क्वेश्चन है ना, काफी कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, तो आप क्वेश्चन देखो ना तो ऑप्शन देखो तो इत्मीनान हो जाओ आप, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में गलती होता है। लगता है काफी इजी क्वेश्चन है, आप गलती से ए बी मान लेते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी मैंने देख लिया कि चलो इसको 18 का ए करना है और ओमर शीट पे बी हो जाता है। ऐसा हुआ है किसी के साथ, एग्जाम में काफी होता है, तो उसका ख्याल रखना। अब 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, व्हाट शुड बी द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन। अभी बताया आप भी बताया है सॉफ्ट सॉफ्ट आयरन। आयरन मैंने बोला ना कि ये सब को क्वेश्चन जो है एकदम एग्जैक्ट आते हैं। और व्हाट हैपेंस टू द करंट इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट किस तरीके से, सर्किट में बी ऑप्शन। ओपन सर्किट में करंट इंक्रीज हेवीली, करंट बिकम जीरो, करंट डज नॉट चेंज, करंट डिक्रीज सब्सटेंशियली। क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ए सर। होगा। बिकम जीरो, क्योंकि यार इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास ही नहीं हो रहा ना, तो बिकम तो जीरो होगा ही। ओपन सर्किट है भाई, क्लोज होता तो कुछ जाता, अब कितना जाता तो मुझे भी नहीं मालूम, वो बताता ही है। ओके, तो ये क्वेश्चन है। साउंड के बारे में देख लो कितना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ यूनिट। अब तो काफी क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफी क्वेश्चन जो है मतलब टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब सेम क्वेश्चन आया 2022 में, देख लो एकदम सेम क्वेश्चन एज इट इज। व्हाट शुड बी द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। हार्ड आयरन, सॉफ्ट आयरन। स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल अभी आपको बताया मैक्सवेल। पोस्टेड का क्या है, ये डायरेक्शन के लिए किया गया था। आइंस्टीन तो है नहीं दूर दूर तक। फ्लेमिंग का मैंने बताया ये क्या है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड अटकना। राइट है मैक्सवेल। मैक्सवेल अभी पंजाब के लिए खेल रहा है, वो मैक्सवेल नहीं है ये, ठीक है। ठीक तो आपने ये देख लिया, और इस तरह के और भी क्वेश्चन है जो आप प्रीवियस ईयर में करोगे। और मतलब कंप्लीट करने के बाद हम सिलेबस हम लोग भी करेंगे, और क्वेश्चंस सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्रीवियस ईयर भी सोल्व करेंगे साथ में मिलकर 2-3 सालों, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी लास्ट। तो आपकी क्लासेस हो चुकी है ऊपर, आप पी फॉर प्रेजेंट टाइप कर सकते हैं आपके अटेंडेंस के लिए, और क्लास को लीव कर सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ आपकी अटेंडेंस। ओके